Vision 2D IAS, where logic meets imagination. नमस्कार एस्पिरेंट्स, आप सभी का स्वागत है विजन 2 DIS पर। आज हम बजट 2026-27 का स्ट्रक्चर्ड और एग्जाम ओरिएंटेड एनालिसिस करने वाले हैं। ये डिस्कशन पूरी तरह से बजट स्पीच के फ्लो के अनुसार होगा ताकि आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए क्लैरिटी मिले। हाँ, और इस सेशन का मुख्य स्रोत सीधे फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा दिया गया 1 फरवरी का बजट स्पीच डॉक्यूमेंट है। देखिए, जब हम सिविल सर्विसेज के पर्सपेक्टिव से बात करते हैं तो मैक्रो इकोनॉमिक नंबर्स और उनका पॉलिसी इम्प्लीकेशन समझना सबसे जरूरी होता है। बिल्कुल। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ बजट 2026-27 से शुरू करते हैं। अगर हम इकोनॉमिक ट्रेजेक्ट्री को देखें तो पिछले 12 सालों में देश की ग्रोथ लगभग 7% रही है। जी, 7% एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग आंकड़ा है, खासकर तब जब ग्लोबल लेवल पर इतने एक्सटर्नल चैलेंजेस हैं। दुनिया भर में सप्लाई चेन्स प्रभावित हैं, ग्लोबल टेंशन्स चल रही हैं और एनर्जी डिमांड भी फ्लक्चुएट हो रही है। इन सब के बावजूद लगातार 7% ग्रोथ और इन्फ्लेशन को मॉडरेट रखना एक बहुत ही आसोचे समझे इकोनॉमिक मैनेजमेंट का हिस्सा है। ये बजट पूरी तरह से विकसित भारत के विजन पर आधारित है, जहां इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और लॉन्ग टर्म ग्रोथ पर फोकस किया गया है। सही कहा। अब हम पार्ट ए पर आते हैं। यहाँ से हमारी मेन स्ट्रक्चरल एनालिसिस शुरू होती है। तो डॉक्यूमेंट में एक नया फ्रेमवर्क प्रस्तुत किया गया है जिसे 3 कर्तव्य फ्रेमवर्क कहा गया है। एक सरकार के 3 मुख्य कर्तव्य। इस सेक्शन को स्लाइड में 3 कर्तव्य फ्रेमवर्क के रूप में दिखाया जा सकता है। चलिए इसके तीनों बुलेट पॉइंट्स को एक एक करके समझते हैं। पहला क्या है? पहला है एक्सेलरेट ग्रोथ, यानी आर्थिक विकास को तेज करना और उसे सस्टेन करना। ये सिर्फ जीडीपी नंबर्स बढ़ाने के बारे में नहीं है, बल्कि रियल सेक्टर्स में कैपेसिटी बढ़ाने के बारे में है। और दूसरा कर्तव्य? दूसरा है फुलफिल एस्पिरेशंस, यानी देश के यूथ और सिटीजन्स की आकांक्षाओं को पूरा करना कैपेसिटी बिल्डिंग के माध्यम से। और तीसरा बुलेट पॉइंट बनेगा सबका साथ सबका विकास। बिल्कुल, ये इंक्लूजन यानी हर वर्ग को विकास की मुख्य धारा में लाने का संकल्प है। इन तीनों कर्तव्यों को प्रैक्टिकली जमीन पर उतारने के लिए स्पीच में एक रिफॉर्म एक्सप्रेस का जिक्र किया गया है। ये क्या कॉन्सेप्ट है? देखिए, रिफॉर्म एक्सप्रेस एसेंशियली एक कंटिन्यूअस पॉलिसी एक्शन का सिंबल है। डॉक्यूमेंट हाईलाइट करता है कि पिछले साल से अब तक 350 से ज्यादा रिफॉर्म्स इंप्लीमेंट किए गए हैं। 350 से ज्यादा, ये तो बहुत बड़ा नंबर है। इसमें किस तरह के रिफॉर्म्स शामिल हैं? इसमें मुख्य रूप से जीएसटी सिंप्लीफिकेशन शामिल है ताकि टैक्स कंप्लायंस आसान हो, साथ ही लेबर कोड्स का इम्प्लीमेंटेशन और एक ब्रॉड डीरेगुलेशन पुश यानी रेड टेप या कंप्लायंस के बोझ को कम करना, है ना? सही पकड़ा। जब हम डीरेगुलेशन करते हैं ना, तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंप्रूव होता है, जो कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए GS3 के पेपर में एक अहम पॉइंट है। चलिए अब इस फ्रेमवर्क के पहले हिस्से पर डिटेल में चलते हैं। फर्स्ट, कर्तव्य यानी ग्रोथ एक्सेलरेशन। इसे हम अलग अलग सब स्लाइड्स में बांट सकते हैं। पहला सब स्लाइड होगा 7 स्ट्रेटेजिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स का। जी, मैन्युफैक्चरिंग को पुश देने के लिए सरकार ने 7 स्पेसिफिक एरियाज चुने हैं। इसमें सबसे बड़ा हाईलाइट है बायोफार्मा शक्ति। इसके लिए 10,000 करोड़ रुपए का एलोकेशन हुआ है। बायोफार्मा पर इतना बड़ा एलोकेशन क्यों? क्योंकि नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज जैसे कैंसर और डायबिटीज तेजी से बढ़ रहे हैं। हमें एडवांस बायोलॉजिक्स की जरूरत है और सरकार चाहती है कि इंपोर्ट होने के बजाय इंडिया में ही मैन्युफैक्चर हो। इसके साथ ही एक और बुलेट पॉइंट बनेगा ISM 2.0, यानी इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन का सेकंड फेज। ताकि एक टेक सप्लाई चेन मजबूत हो। इलेक्ट्रॉनिक्स पुश के साथ साथ रेयर अर्थ कॉरिडोर्स और केमिकल पार्क्स का भी तो जिक्र है इस लिस्ट में। बिल्कुल, क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई चेन सिक्योर करने के लिए रेयर अर्थ कॉरिडोर्स बहुत स्ट्रेटेजिक कदम है। इसके अलावा कैपिटल गुड सेक्टर और टेक्सटाइल इंटीग्रेटेड प्रोग्राम को भी इन 7 सेक्टर्स में प्रायोरिटी दी गई है। तो ये हो गए हमारे 7 स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स। अब दूसरी सब स्लाइड पर आते हैं जो MSMEs से जुड़ी हैं। इन्हें चैंपियन MSMEs कहा गया है। MSMEs हमारी इकोनॉमी के बैकबोन है और इनके लिए एक नया SME ग्रोथ फंड बनाया गया है। ये भी 10,000 करोड़ का फंड है जो इन्हें ग्लोबल चैंपियंस बनने में मदद करेगा। साथ ही TREDS रिफॉर्म्स भी तो आए हैं। देखिए, लिक्विडिटी MSMEs के लिए सबसे बड़ा इश्यू होता है। TRDS प्लेटफॉर्म को मैंडेटरी करने से उन्हें टाइम पर पेमेंट मिलेगा। सही कहा।
और उन्हें कंप्लायंस में मदद करने के लिए कॉर्पोरेट मिथरास का कॉन्सेप्ट लाया गया है। ये एसेंशियली उनको रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट मीट करने में हेल्प करेंगे। अब थर्ड सब स्लाइड पर आते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पुश। इंफ्रास्ट्रक्चर पर कैसा ट्रेंड दिख रहा है इस साल? ट्रेंड बहुत ही कैपिटल इंटेंसिव है। कैपिटल यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए 12.2 लाख करोड़ रुपए का एलोकेशन किया गया है। ये मल्टीप्लायर इफेक्ट क्रिएट करता है इकोनॉमी में। 12.2 लाख करोड़। इस मैसिव बजट में स्पेसिफिक फोकस एरियाज क्या है? मुख्य फोकस लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम करने पर है। इसलिए फ्रेट कॉरिडोर्स, नए वाटरवेज और हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स पर जोर दिया गया है। जैसे NH5 उड़ीसा में डेवलप हो रहा है, इससे हैवी गुड्स का ट्रांसपोर्ट सस्ता और ग्रीन होगा। जी। अब अगला पॉइंट फाइनेंशियल सेक्टर से जुड़ा है। इंफ्रास्ट्रक्चर को फंड करने के लिए एक रोबस्ट फाइनेंशियल सिस्टम चाहिए। इसके लिए एक बैंकिंग कमेटी का गठन होगा और कैपिटल मार्केट के माध्यम से पैसे जुटाने के लिए कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट और म्युनिसिपल बॉन्ड्स को भी पुश दिया जा रहा है। म्युनिसिपल बॉन्ड्स तो अर्बन गवर्नेंस और GS2 के लिए भी अहम है। सही कहा। अर्बन लोकल बॉडीज को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाने के लिए म्युनिसिपल बॉन्ड्स बहुत जरूरी हैं। पर इन सब खर्चों के बीच सरकार ने मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को इग्नोर नहीं किया है। ये नंबर्स प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। तो फिस्कल कंसोलिडेशन का क्या स्टेटस है? सरकार ने डेट टू जीडीपी रेशो को 55.6% यानी 55.6% पर मेंटेन रखा है और जो फिस्कल डेफिसिट है, फिस्कल डेफिसिट को 4.3% यानी 4.3% पर रखा गया है, राइट? बिल्कुल 4.3%। और साथ ही मार्केट बोरोइंग नंबर्स को भी कंट्रोल में रखा गया है ताकि प्राइवेट सेक्टर के लिए क्राउडिंग आउट इफेक्ट ना हो। ये फिजिकल डिसिप्लिन का एक बहुत सॉलिड प्रमाण है। तो ये था पहला कर्तव्य। आगे बढ़ते हैं। सेकंड कर्तव्य है कैपेसिटी बिल्डिंग। इस सब हेडिंग के अंदर मुख्य बुलेट्स क्या होंगे? सबसे पहला बुलेट पॉइंट होगा एजुकेशन टू एम्प्लॉयमेंट कमेटी। सरकार का फोकस अब सिर्फ डिग्री देने पर नहीं बल्कि यूथ को एम्प्लॉयबल बनाने पर है। हेल्थ वर्कफोर्स और AUS एक्सपेंशन को भी इसी कैटेगरी में रखा गया है ना? जी, क्योंकि हेल्थ और वेलबीइंग ह्यूमन कैपिटल का इंटीग्रल पार्ट है। इसके अलावा एक बहुत ही यूनिक सेक्टर पर फोकस है, AVGC। AVGC यानी एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स, जिसे हम ऑरेंज इकोनॉमी भी कहते हैं। सही पकड़ा। सरकार को पता है कि नेक्स्ट जनरेशन जॉब्स इसी डिजिटल क्रिएटिव फील्ड में आएंगी और इसके साथ साथ टूरिज्म रिफॉर्म्स और एक नए स्पोर्ट्स मिशन को भी कैपेसिटी बिल्डिंग का हिस्सा बनाया गया है। चलिए अब थर्ड कर्तव्य यानी इंक्लूजन पर चलते हैं। एक सोसाइटी तभी विकसित बनती है जब ग्रोथ इंक्लूसिव हो। इस सेक्शन में एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट आते हैं। हाँ, इसमें फार्मर इनकम प्रोग्राम्स को नए सिरे से टारगेट किया गया है। इसको GS2 और GS3 के पर्सपेक्टिव से इंटीग्रेट कर सकते हैं आप सब। जैसे एग्रीकल्चर में AI का इंट्रोडक्शन। भारत विस्तार एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है इस बजट का। देखिए, भारत विस्तार एक AI ड्रिवन मल्टीलिंगुअल टूल है। ये गांव के किसान को उसकी अपनी भाषा में मौसम और फसल की जानकारी देगा। ये टेक्नोलॉजी एनेबल्ड एग्रीकल्चर का प्राइम एग्जाम्पल है। और विमेन एम्पावरमेंट के लिए भी तो SHE मार्ट्स बनाए गए हैं। बिल्कुल, शी मार्ट्स एसेंशियली सेल्फ हेल्प एंटरप्रेन्योर्स के लिए कम्युनिटी ओन्ड रिटेल चेन्स हैं। इससे महिलाओं को मार्केट एक्सेस मिलेगा। साथ में वल्नरेबल सेक्शंस के लिए दिव्यांगजन स्कीम्स और नए मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूशंस का भी प्रस्ताव है। और अगर रीजनल इंक्लूजन की बात करें तो पूर्वोदय फोकस बहुत क्लियर है। ईस्टर्न इंडिया, जिसमें बिहार, झारखंड, उड़ीसा आते हैं, उनके स्ट्रक्चरल विकास के बिना देश की ग्रोथ इनकम्प्लीट है। ये पॉइंट्स आपके GS3 आंसर्स के लिए बेहद स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स बन सकते हैं। अब हम पार्ट B पर आते हैं, जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस से डील करता है। हाँ, टैक्स पॉलिसीज सीधे तौर पर रेवेन्यू जनरेशन और ईज ऑफ लिविंग को प्रभावित करती हैं। इसे हम क्लियर इन्फोग्राफिक रेडी ब्लॉक्स में डिवाइड करेंगे। ब्लॉक A होगा न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025। ये 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। इसका पूरा मकसद टैक्स लॉज को आसान बनाना और लिटिगेशन को कम करना है। ब्लॉक B में हम ईज ऑफ लिविंग मेजर्स को रख सकते हैं, जिसमें मुख्य रूप से TCS यानी टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स को रैशनलाइज किया गया है। सही कहा। ओवरसीज टूर पैकेजेस और LRS यानी लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम पर जो TCS पहले 5% या उससे ज्यादा था, उसे घटाकर फ्लैट 2% कर दिया गया है।
इससे मिडिल क्लास का कैश ब्लॉक नहीं होगा। ब्लॉक सी होगा पेनल्टी रैशनलाइजेशन। यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग स्कीम आई है, फास्ट डीएस 2026। फास्ट डीएस यानी फॉरेन एसेट्स ऑफ स्मॉल टैक्स पेयर्स डिस्क्लोजर स्कीम। देखिए, कभी-कभी छोटे टैक्स पेयर्स अनजाने में अपनी फॉरेन एसेट डिक्लेयर करना भूल जाते हैं और उन पर क्रिमिनल केस बन जाता है। तो इस स्कीम के जरिए उन्हें एक विंडो दी गई है पेनल्टी देकर गलती सुधारने की। बिल्कुल, ताकि टैक्स सिस्टम से डर खत्म हो और वॉलंटरी कंप्लायंस बढ़े। अब ब्लॉक डी और ई की बात करते हैं, जो इंडस्ट्री स्पेसिफिक हैं। आईटी सेक्टर सपोर्ट और डेटा सेंटर टैक्स हॉलिडे टिल 2047। आईटी सेक्टर के लिए सेफ हार्बर मार्जिन को 15.5% पर सेट किया गया है, जो डिस्प्यूट्स कम करेगा। पर जो रियल गेम चेंजर है वो है डेटा सेंटर्स के लिए 2047 तक टैक्स हॉलिडे। यानी सरकार इंडिया को एक ग्लोबल डेटा प्रोसेसिंग हब बनाना चाहती है और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को लॉन्ग टर्म पुश दे रही है। जी, और आखिरी ब्लॉक्स होंगे कस्टम सिंप्लीफिकेशन और एनर्जी ट्रांजिशन इंसेंटिव्स। कस्टम्स में आम आदमी को डायरेक्ट रिलीफ दी गई है, जैसे कैंसर और रेयर डिजीजेस की 17 नई दवाइयों पर से बेसिक कस्टम ड्यूटी हटा लेना। सही कहा। और एनर्जी ट्रांजिशन के लिए जो क्रिटिकल मिनरल्स जरूरी हैं, बैटरीज वगैरह के लिए, उन पर भी ड्यूटी 0 कर दी गई है। ये ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन का वाइटल स्टेप है। इन सब फैक्ट्स और फिगर्स को देखते हुए इस डीप डाइव के अंत में एक बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग पॉइंट निकल कर आता है। कैसा पॉइंट? देखिए, एक तरफ गांव में किसान भारत विस्तार एआई टूल का इस्तेमाल कर रहा है, दूसरी तरफ शहर में एवीजीसी और टेक प्रोफेशनल्स कोड लिख रहे हैं और डेटा सेंटर्स लग रहे हैं। तो क्या हम अगले दशक में ट्रेडिशनल जॉब्स की डेफिनेशन पूरी तरह से बदलती हुई देख रहे हैं? ये एक बेहद अहम सवाल है। जब खेती भी डेटा ड्रिवन हो जाएगी और सर्विसेज सेक्टर तो पहले से ही एआई पे शिफ्ट हो रहा है, तो रूरल और अर्बन वर्कर दोनों का कोर टूलकिट डेटा ही बन जाएगा। यानी टेक्नोलॉजी इकोनॉमी में एग्जिस्टिंग सोशल और ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज को ब्लर कर देगी। इस पर आप सभी एस्पिरेंट्स को विचार करना चाहिए, क्योंकि ये आगे चलकर ऐसे या इंटरव्यू का टॉपिक बन सकता है। बिल्कुल, इकोनॉमी, सोसाइटी और टेक्नोलॉजी का ये इंटरसेक्शन ही विकसित भारत की नई रियलिटी होगी। ये था बजट 2026-27 का स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस विजन टू डीआईएस पर। आप इस डिस्कशन को GS3 इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर और गवर्नेंस के एंगल से इंटीग्रेट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले सेशन में।